नमस्कार, दिन भर की बड़ी खबरों में आपका स्वागत है। मैं हूं अंशिता श्रीवास्तव। इस बुलेटिन में आज बात होगी यूपी विधानसभा चुनाव के अंतिम चरण के मतदान की। यूपी में नतीजों से पहले डिप्टी सीएम को लेकर शुरू हुई खींचतान की। जानेंगे ईवीएम को लेकर क्यों डरा हुआ है विपक्ष, मोदी से उनके करीबी ही क्यों हो रहे हैं नाराज। बात करेंगे त्रिपुरा बीजेपी में तेज हुई बगावत की, राजस्थान बीजेपी में पड़ी फूट की और बुलेटिन के आखिर में बात चुनावी नतीजों से पहले कांग्रेस की तैयारी की। लेकिन तमाम बड़ी खबरों से पहले एक नजर सुर्खियों पर। यूक्रेन संकट पर फिर घिरी मोदी सरकार। कांग्रेस सांसद राहुल गांधी ने छात्रों की समस्या को लेकर सरकार पर साधा निशाना, कहा कोई योजना नहीं। एनसीपी नेता नवाब मलिक की ईडी कस्टडी हुई खत्म, कोर्ट ने अब 14 दिनों के लिए न्यायिक हिरासत में भेजा। मनी लॉन्ड्रिंग मामले में गिरफ्तार हुए थे मलिक। सीबीआई ने एनएसई की पूर्व सीईओ को किया गिरफ्तार। चित्रा रामकृष्ण को 3 दिन पूछताछ के बाद किया गया अरेस्ट, जांच में नहीं कर रही थी सहयोग। बड़ी गिरावट के साथ बंद हुआ शेयर मार्केट। सेंसेक्स 1491 अंक की गिरावट के साथ 52,843 पर हुआ बंद। वहीं निफ्टी 382 अंक की गिरावट के साथ 15,863 पर हुआ बंद। तो अब सुर्खियों के बाद बात आज की सबसे बड़ी खबर की। यूपी में आज विधानसभा की 54 सीटों पर वोटिंग का काम पूरा हो गया। इसके साथ ही यूपी सहित सभी 5 राज्यों में वोटिंग खत्म हो गई है और अब सभी को इंतजार है 10 मार्च का, जब ईवीएम के लॉक खुलेंगे और साथ ही खुलेगा उम्मीदवारों की किस्मत का ताला। 10 मार्च को 5 राज्यों के 690 जनप्रतिनिधियों का फैसला हो जाएगा। तो आज अंतिम चरण में यूपी में कहां हुआ कितना मतदान, देखिए ये रिपोर्ट। यूपी में आज विधानसभा चुनावों का मतदान पूरा हो गया है। इससे पहले पंजाब, उत्तराखंड, गोवा और मणिपुर में वोटिंग पहले ही पूरी हो चुकी थी। आज पीएम मोदी के संसदीय क्षेत्र वाराणसी और सपा चीफ अखिलेश यादव के संसदीय क्षेत्र आजमगढ़ की विधानसभा सीटों पर भी वोटिंग हुई। वोटिंग के दौरान वाराणसी, गाजीपुर और आजमगढ़ में कुछ स्थानों पर टकराव की खबरें आई। इस बीच एक वीडियो भी सोशल मीडिया पर वायरल हुआ, जिसमें चुनावी ड्यूटी दे रहा गुजरात पुलिस का जवान बीजेपी की जीत की बात कर रहा था। इसके बाद सवाल उठे कि केंद्रीय पुलिस बल होने के बावजूद गुजरात पुलिस की ड्यूटी यूपी चुनावों में क्यों लगाई गई। पहले वीडियो वाराणसी का बताया गया, लेकिन बाद में ये मिर्जापुर का वीडियो पाया गया। चुनाव आयोग ने भी इस पर तुरंत एक्शन लेते हुए वीडियो में दिख रहे पुलिसकर्मी को चुनाव ड्यूटी से अलग कर दिया। कई बूथों पर बीजेपी और सपा समर्थकों के बीच टकराव की खबरें भी आती रही। कई स्थानों पर ईवीएम में खराबी भी आई, जिसे कुछ देर बाद बदल दिया गया। शाम 6 बजे तक 57% से ज्यादा वोटिंग हो चुकी थी, लेकिन कई स्थानों पर देर शाम तक भी मतदाता लाइन में लगे हुए थे। इसलिए अंतिम आंकड़ों में कुछ बदलाव हो सकता है। चंदौली में सबसे ज्यादा 63% वोटिंग हुई है, वाराणसी में 56%, आजमगढ़ में 56 से ज्यादा वोटिंग हुई है। इसके अलावा गाजीपुर में 58%, जौनपुर में 57%, भदोही में 57%, मऊ में 58% वोटिंग हुई है, जबकि मिर्जापुर में 58% और सोनभद्र में 60% से ज्यादा वोटिंग हुई है। वोटिंग के बाद सपा चीफ अखिलेश यादव ने दावा किया कि हमारा गठबंधन 300 से ज्यादा सीटें जीतकर सरकार बनाएगा। सीटों की संख्या 400 तक भी हो सकती है। तो दूसरी ओर सपा के सहयोगी ओम प्रकाश राजभर ने अंतिम दौर के चुनाव में 45 से ज्यादा सीटें जीतने का दावा किया, जबकि एनडीए की सहयोगी अपना दल एस की नेता अनुप्रिया पटेल ने दावा किया कि यूपी में एनडीए की सरकार ही बनेगी। नतीजों के बाद राजभर और जयंत को पछताना पड़ेगा। अब नतीजे क्या होंगे ये 10 मार्च को सामने आ जाएगा। मतदान समाप्त हो गया है और अब जीत को लेकर कयास लगने शुरू हो गए हैं। सरकार किसकी बनेगी ये नतीजे तय करेंगे, लेकिन नतीजों से पहले सपा और बीजेपी के सहयोगियों ने सरकार में बड़े पद को लेकर दबाव बनाना शुरू कर दिया है। खास तौर पर सरकार बनने के बाद डिप्टी सीएम की कुर्सी को लेकर इस बार खींचतान कुछ ज्यादा ही चल रही है। तो सपा या बीजेपी की सरकार में कितने बन सकते हैं डिप्टी सीएम, देखिए ये रिपोर्ट। उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव के मतदान के बाद अब सरकार बनाने को लेकर बड़े बड़े दावे शुरू हो गए हैं। नतीजों के बाद तय किया जाएगा कि दल की सत्ता में कितनी हिस्सेदारी होगी। बीजेपी से लेकर सपा तक डिप्टी सीएम पद को लेकर खींचतान शुरू हो गई है। यूपी चुनाव में बीजेपी योगी आदित्यनाथ के सीएम चेहरे के साथ उतरी है। वहीं समाजवादी पार्टी मुख्यमंत्री के चेहरे पर पार्टी अध्यक्ष अखिलेश यादव पर कोई विवाद नहीं है। बीएसपी सुप्रीमो मायावती अपने दल की सर्वमान्य नेता है। बीजेपी अगर जीती तो 4 डिप्टी सीएम बनाए जा सकते हैं। 2017 में योगी आदित्यनाथ के मुख्यमंत्री बनाए जाने के बाद ओबीसी के बड़े चेहरे के रूप में केशव प्रसाद मौर्य और ब्राह्मण समाज के चेहरे के रूप में डॉक्टर दिनेश शर्मा को डिप्टी सीएम की जिम्मेदारी दी गई थी। माना जा रहा है कि इस बार ओबीसी और ब्राह्मण के साथ साथ एक दलित और एक जाटलैंड के नेता को भी डिप्टी सीएम की जिम्मेदारी दी जा सकती है। समाजवादी पार्टी के सत्ता में आने पर एक डिप्टी सीएम बनाया जा सकता है। सपा के सबसे बड़े सहयोगी राष्ट्रीय लोक दल को ये सीट दी जा सकती है। अगर ऐसा नहीं होता है तो जाटलैंड से एक जाट या फिर मुस्लिम चेहरे को
समाजवादी पार्टी आगे ला सकती है। इन तमाम पहलुओं पर चर्चा कर पार्टी की तरफ से रणनीति तैयार की जाएगी। स्वामी प्रसाद मौर्य ने बीजेपी से नाता तोड़कर समाजवादी पार्टी का दामन थामा है। 2017 में भाजपा सरकार बनने की स्थिति में उन्हें सीएम या डिप्टी सीएम बनाए जाने की उम्मीद थी, लेकिन बीजेपी ने अपना वादा पूरा नहीं किया था। अब वो अखिलेश के साथ हैं तो उन्हें उम्मीद है कि उन्हें डिप्टी सीएम बनाया जाएगा। ओपी राजभर एनडीए से नाता तोड़ सपा के साथ हैं। अभी वो किसी पद की बात नहीं कर रहे, लेकिन उनकी नजर भी डिप्टी सीएम पर है। ऐसे में ये तो साफ है कि नतीजों के बाद डिप्टी सीएम को लेकर खींचतान मचने वाली है। डिप्टी सीएम बनने के लिए जरूरी है कि पहले सत्ता मिले, और सत्ता किसे मिलेगी ये 10 मार्च को साफ होगा जब ईवीएम खुलेंगी। लेकिन ईवीएम से जो जनादेश सामने आएगा, क्या वो सही होगा या फिर ईवीएम में ही घोटाला हो जाएगा? सपा का दावा है कि इस बार यूपी में सरकार उसकी ही बनने जा रही है, इसीलिए ईवीएम की पहरेदारी भी की जा रही है। यूपी में किसकी बनेगी सरकार? देश के सबसे बड़े सूबे पर कौन करेगा राज? इन सवालों का जवाब 10 मार्च को मिलेगा, लेकिन उससे पहले राजनीतिक दलों की धड़कनें तेज हो गई है। इसकी वजह है ईवीएम, क्योंकि जब मतदान खत्म हो जाता है तो लोकतंत्र में अहम भूमिका निभाने वाली ईवीएम में गड़बड़ी की आशंका ज्यादा बढ़ जाती है, और खासकर विपक्षी दलों को ईवीएम में छेड़छाड़ होने की आशंका लग रही है। इसलिए अभी से ही सपा ने पहरेदारी शुरू कर दी है। पार्टी ने मतगणना स्थल पर कानूनी सलाह के लिए 2-2 वकीलों को तैनात करने का फैसला लिया है। सपा प्रदेश अध्यक्ष नरेश उत्तम पटेल ने सभी जिलों और महानगर अध्यक्षों को निर्देश दिए हैं। पार्टी के मुताबिक मतगणना के दौरान किसी कानूनी परामर्श के लिए वकील उपलब्ध रहेंगे। सपा के सभी जिलों और महानगर अध्यक्षों को 9 मार्च तक अधिवक्ताओं के नाम देने के लिए कहा गया है। सूबे के पार्टी अध्यक्ष ने पत्र में लिखा कि विधानसभा चुनाव की मतगणना हर विधानसभा में 10 मार्च को होनी है। मतगणना के समय हर काउंटिंग बूथ पर 2-2 अधिवक्ता कानूनी सलाह के लिए रहने चाहिए, ताकि जरूरत पड़ने पर आप उनका उपयोग कर सके। इसलिए दोनों अधिवक्ताओं के नाम और मोबाइल नंबर पार्टी कार्यालय में 9 मार्च तक जरूर उपलब्ध कराने का कष्ट करें। अब सपा ने तो अभी से ही ईवीएम पर अपनी तीसरी नजर रखनी शुरू कर दी है, लेकिन उसके साथ साथ दूसरे दल भी सतर्क हो गए हैं। कहा जा रहा है कि कांग्रेस भी अपने कार्यकर्ताओं को मतगणना केंद्र पर पहरेदारी के लिए भेजेगी। विपक्ष की ओर से ये कदम उठाना भी लाजमी है, क्योंकि बीजेपी पर अक्सर ईवीएम से छेड़छाड़ के आरोप लगते हैं। ऐसे में विपक्ष ने अपनी कमर भी कस ली है। अब देखना ये होगा कि 10 मार्च को जब वोटों का पिटारा खुलता है तो किसे सौगात मिलती है। यूपी में सरकार किसकी बनेगी ये 10 मार्च को साफ हो जाएगा, लेकिन इस बार चुनावों के दौरान बीजेपी को जनता के विरोध का जिस तरह सामना करना पड़ा, उससे बीजेपी नेताओं की परेशानी जरूर बढ़ी हुई है। इसे लेकर मेघालय के राज्यपाल सत्यपाल मलिक ने भी मोदी और योगी सरकार पर निशाना साधा है। तो क्यों सरकार से नाराज है मेघालय के राज्यपाल? देखिए ये रिपोर्ट। मेघालय के राज्यपाल सत्यपाल मलिक अपने बयानों के चलते अक्सर ही सुर्खियों में बने रहते हैं। अब एक बार फिर उन्होंने पीएम मोदी और बीजेपी पर जमकर निशाना साधा है, जिसके साथ ही मेघालय के राज्यपाल ने संकेत दे दिया है कि वो 7 महीने बाद अपना कार्यकाल पूरा करने के बाद सक्रिय राजनीति में आ सकते हैं। दरअसल उनके जो बयान सामने आ रहे हैं वो उनकी बीजेपी के खिलाफ नाराजगी को भी साफ जाहिर कर रहे हैं। बीजेपी पर बरसते हुए उन्होंने यहाँ तक कहा कि कुतिया के मरने पर पत्र लिखने वाले पीएम ने किसानों की जान जाने पर शोक व्यक्त तक नहीं किया। मलिक ने तो यहाँ तक दावा किया कि उन्हें राष्ट्रपति पद का लालच दिया गया, लेकिन वो ये पद नहीं लेना चाहते। यूपी चुनावों पर बोलते हुए मलिक ने कहा कि जनादेश आना बाकी है, लेकिन एक बात स्पष्ट है कि भाजपा नेता पश्चिमी उत्तर प्रदेश के किसी भी गांव में प्रवेश नहीं कर सके। केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी को हमने दौड़ते हुए देखा है। जल्द ही मैं पूरे भारतवर्ष का दौरा करूंगा और किसानों को एकजुट कर उनकी सरकार बनाने की कोशिश शुरू करूंगा। मैंने यूपी के पश्चिमी हिस्से का दौरा किया और पता चला कि लोग बीजेपी से नाराज हैं। अपने बयान में सत्यपाल मलिक ने साफ तौर पर इस बात को स्वीकारा है कि लोग बीजेपी से नाराज हैं। इसके अलावा सत्यपाल मलिक ने कहा, मेरा कार्यकाल अगले 6 से 7 महीनों में पूरा हो रहा है और उसके बाद मैं उत्तर भारत के लोगों को एकजुट करने के लिए एक अभियान शुरू करूंगा। लोग एकजुट रहें तो ऐसी स्थितियों से बचा जा सकता है। अब केंद्र ने किसानों की केवल आधी मांगों को स्वीकार किया है और कई अभी भी लंबित हैं, जिनमें फसलों पर न्यूनतम समर्थन मूल्य भी शामिल है और लोगों को इस लड़ाई को जीतने के लिए एक साथ आना होगा। बता दें कि किसान आंदोलन के दौरान मलिक ने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी और सरकार की नीतियों की आलोचना भी की थी। यहाँ तक दावा किया था कि उन्होंने किसानों के लिए सरकार से लड़ाई भी की है। ऐसे में अब एक बार फिर मलिक के तल्ख तेवर सामने आए हैं। अब इससे उन्हें कितना फायदा होगा और बीजेपी को कितना नुकसान होगा, ये देखना दिलचस्प होगा।
किसानों की नाराजगी अब बीजेपी को भी दिखाई देने लगी है। इसीलिए किसानों की जान जाने पर माफी ना मांगने वाले पीएम मोदी चुनावों के दौरान जनता से माफी मांगते दिखाई दे रहे हैं। लेकिन क्या जनता माफ करेगी? बीजेपी के खिलाफ लोगों में गुस्सा यूपी में ही नहीं दिख रहा, पूर्वोत्तर के राज्यों में भी दिखाई दे रहा है और बीजेपी के नेता भी इसे महसूस करने लगे हैं। इसीलिए बीजेपी में बगावत दिखाई दे रही है। त्रिपुरा में तो बीजेपी विधायक पार्टी से इस्तीफा ही देते जा रहे हैं। बीजेपी को त्रिपुरा में बड़ा झटका लगा है। बीजेपी के 2 विधायकों सुदीप रॉय बर्मन और आशीष कुमार साहा ने विधानसभा की सदस्यता से इस्तीफा दे दिया है। इसके साथ ही दोनों नेताओं ने पार्टी भी छोड़ने का ऐलान कर दिया है। दोनों ही नेता इस्तीफा देने के बाद दिल्ली जा रहे हैं। इन दोनों नेताओं के कांग्रेस में शामिल होने की अटकलें लगाई जा रही हैं। दिल्ली में आकर दोनों नेता कांग्रेस की सदस्यता ले सकते हैं। खबरों की माने तो दोनों नेता 10 मार्च को कांग्रेस में शामिल होंगे। आशीष कुमार साहा ने बीजेपी से पहले ही इस्तीफा दे दिया था, लेकिन आज उन्होंने विधायकी भी छोड़ दी। पिछले हफ्ते सुदीप बर्मन ने बीजेपी पर निशाना साधते हुए कहा था कि प्रदेश में लोकतंत्र खत्म हो गया है, लोग घुटकर जी रहे हैं, लोगों को घुटन वाला माहौल महसूस हो रहा है। बर्मन के बयान के बाद भारतीय जनता पार्टी की तरफ से उनके बयान पर जल्द ही कार्रवाई की बात कही थी। 60 सीटों वाली त्रिपुरा विधानसभा में अगले साल मार्च में चुनाव होने हैं। इससे पहले साल 2018 में हुए विधानसभा चुनाव में बीजेपी ने 36 सीटें हासिल करके सीपीआईएम के नेतृत्व वाले लेफ्ट फ्रंट के 25 साल पुराने शासन को उखाड़ फेंका था। इसके बाद बीजेपी ने 9 सीटें जीतने वाले राजनीतिक दल आईपीएफटी के साथ मिलकर सरकार बनाई थी। लेकिन 43% वोट हासिल करने वाली बीजेपी की सबसे बड़ी चिंता ये है कि उसका वोट शेयर वाम मोर्चे की तुलना में सिर्फ 0.3% ज्यादा है। हालांकि त्रिपुरा की बीजेपी सरकार इसे बड़ा नुकसान नहीं मानती है, लेकिन राजनीतिक विशेषज्ञों की माने तो ये विधायकों का इस्तीफा पार्टी के लिए एक बड़ा झटका है, क्योंकि 5 बार के विधायक सुदीप रॉय बर्मन ने बीजेपी को सत्ता में लाने में एक बड़ी भूमिका निभाई थी। उनके नेतृत्व में ही कांग्रेस छोड़कर टीएमसी जाने वाले 6 विधायकों ने बीजेपी की सदस्यता ग्रहण की थी, जिसे त्रिपुरा की राजनीति में एक बड़ा टर्निंग पॉइंट माना जाता है। त्रिपुरा बीजेपी में जिस तेजी से इस्तीफे का दौर चल रहा है, उससे तो सरकार के अल्पमत में आने का खतरा बढ़ता जा रहा है। बीजेपी के लिए मुश्किलें राजस्थान में भी बढ़ती दिखाई दे रही हैं। राजस्थान में बीजेपी सत्ता से बाहर है, लेकिन जिस तरह से पार्टी के अंदर ही घमासान मचा है, उससे वो लगातार कमजोर हो रही है। बीजेपी में अब घमासान मचा हुआ है वसुंधरा राजे सिंधिया के जन्मदिन को लेकर। राजस्थान में बीजेपी की अंतर्कलह खुलकर सामने आ रही है। बीजेपी नेताओं के बीच में गुटबाजी देखने को मिल रही है। राजस्थान के पूर्व सीएम वसुंधरा राजे का जन्मदिन बीजेपी संगठन के लिए गले की फांस बन गया है। एक तरफ पार्टी के कई नेता राजे के जन्मदिन की तैयारी में पूरे जोर शोर से लगे हुए हैं, तो दूसरी ओर राज्य बीजेपी संगठन ने इससे दूरी बना ली है। बीजेपी नेताओं के 2 ऑडियो खूब वायरल हो रहे हैं। पहला ऑडियो बूंदी के जिला अध्यक्ष छीतर लाल और दूसरा ऑडियो बूंदी के बीजेपी विधायक अशोक डोगरा का है। दोनों ऑडियो में बीजेपी नेता बूंदी जिले में 8 मार्च को शुरू होने जा रही वसुंधरा राजे की देव दर्शन यात्रा को लेकर पार्टी कार्यकर्ता से बात करते सुनाई दे रहे हैं। साथ ही इसमें बीजेपी बूंदी जिला अध्यक्ष शीतर लाल राणा और बूंदी बीजेपी एमएलए अशोक डोगरा कार्यकर्ता से संबंधित कार्यक्रम में शामिल न होने की बात कह रहे हैं। नेता कह रहे हैं कि 8 मार्च को राजे के जन्मदिन पर जो कार्यक्रम हो रहा है वो पार्टी का कार्यक्रम नहीं है, लिहाजा पार्टी के कार्यकर्ता इस कार्यक्रम में शामिल न हो। आपको बता दें कि वसुंधरा राजे अपने जन्मदिन के मौके पर बूंदी जिले के केशोरायपाटन पहुंचेंगी, जहां अपने जन्मदिन पर भगवान का आशीर्वाद लेने के बाद अपनी आगे की धार्मिक यात्रा पूरी करेंगी। दरअसल राजे धार्मिक यात्रा के बाद अब जन्मदिन की यात्रा पर निकलने जा रही हैं। इसे राजनीतिक भाषा में शक्ति प्रदर्शन ही कहा जा रहा है। राजे गुट केंद्र को स्पष्ट संदेश देने का प्रयास कर रहा है कि राजस्थान में बीजेपी का नेतृत्व वसुंधरा को सौंप दिया जाए। दूसरी ओर बीजेपी का केंद्रीय नेतृत्व इसके लिए तैयार नहीं दिख रहा है। और बुलेटिन के आखिर में बात विधानसभा चुनावों के नतीजों से पहले कांग्रेस की तैयारी की। 5 राज्यों में मतदान का काम पूरा हो चुका है और अब इंतजार है तो बस 10 मार्च का, जिस दिन साफ हो जाएगा कि किस दल पर जनता ने भरोसा जताया। ऐसे में सभी दलों की धड़कनें तेज हैं। कांग्रेस की चिंता 2017 के नतीजों को लेकर भी है, जब गोवा मणिपुर में बहुमत के करीब पहुंचने के बाद भी उसके हाथ से सत्ता छूट गई थी। ऐसे में अब क्या है कांग्रेस की तैयारी, देखिए ये रिपोर्ट। 5 राज्यों के चुनावों के नतीजे अभी आए नहीं हैं। 10 मार्च को मतगणना है, लेकिन मतगणना से पहले ही संभावित परिणामों को लेकर कांग्रेस ने अपनी तैयारियां शुरू कर दी हैं। कांग्रेस अपने विधायकों को बीजेपी से बचाने की कोशिश में जुट गई है, क्योंकि 2017 में ऐसा देखा गया था कि गोवा और मणिपुर में कांग्रेस पहले नंबर की पार्टी होने के बावजूद अपनी सरकार नहीं बना पाई थी, जिसका कारण था बीजेपी की सेंधमारी। ऐसे में कांग्रेस इस बार कोई भी कमी या चूक नहीं करना चाहती, जिसके संकेत मिलने शुरू हो गए हैं। कांग्रेस की महासचिव प्रियंका
प्रियंका गांधी जयपुर दौरे पर पहुंची। प्रियंका गांधी के साथ CWC सदस्य राजीव शुक्ला भी आए हैं। 5 राज्यों के विधानसभा चुनाव परिणामों से पहले प्रियंका गांधी का जयपुर दौरा अहम माना जा रहा है। प्रियंका गांधी का पंजाब उत्तराखंड समेत 5 राज्यों के कांग्रेस उम्मीदवारों को जयपुर बुलाने पर सीएम गहलोत के साथ मंथन शुरू हो गया है। खास तौर पर उत्तराखंड और पंजाब के उम्मीदवारों को जयपुर लाने की तैयारियां की जा रही हैं। 5 राज्यों में 10 मार्च को चुनाव परिणाम आएंगे। ऐसे में कांग्रेस आलाकमान अभी से ही विधायकों की खरीद फरोख्त जैसी स्थिति से बचाने की कोशिश में जुट गया है। दावा किया जा रहा है कि पंजाब उत्तराखंड के उम्मीदवारों को दिल्ली रोड स्थित 2 होटल में रखा जा सकता है। इसके साथ ही ईवीएम पर भी नजर रखने की तैयारियां चल रही हैं। कांग्रेस उत्तराखंड में स्ट्रांग रूम पर भी पूरी तरह नजर गड़ाए हुए है। ऐसे में अब ये तो 10 मार्च को पता चलेगा कि कांग्रेस की ये तैयारियां उसे कितना फायदा पहुंचाती हैं। तो आज इस बुलेटिन में बस इतना ही। देखते रहिए DV लाइव। नमस्कार।